नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बार फिर से एनसीईआरटी बुक पॉलिटी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। इसमें हम देखेंगे दोस्तों 6 क्लास की पॉलिटी चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम लोग देखेंगे शहरी क्षेत्र में आजीविका। इसके पहले वाले चैप्टर में दोस्तों हमने देखा था आजीविका के बारे में, आजीविका क्या होती है, आजीविका से क्या क्या मिलता है मुझे, आजीविका क्यों करते हैं और आजीविका कहाँ कहाँ होती है। जिसमें हमने देखा था दोस्तों कृषि के बारे में, खेतों के बारे में और कुछ शहरों में जैसे मछलियों के बारे में, मछली पकड़ना, मछली बेचना आदि सब चीज़ों के बारे में पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों शहरी क्षेत्रों में आजीविका के बारे में। तो देखेंगे इसमें कि शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी आजीविका होती हैं, उससे क्या लाभ होता है, क्यों करते हैं और शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी आजीविका की जा सकती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की जो सीरीज़ चला रहा हूं, इस सीरीज़ में लाइन बाय लाइन मैं पढ़ता हूं दोस्तों और महत्वपूर्ण कंटेंट पर अच्छे से डिस्कस करता हूं और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। और ये जो सीरीज़ चला रहा हूं ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है दोस्तों जो सीटेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य वनडे एग्जामों में भी आपकी हेल्प करेगी दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं शहरी क्षेत्रों में आजीविका। तो जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो दोस्तों, ये एक शहर है और शहर में देख रहे हो हर कोई कुछ न कुछ काम में व्यस्त है। कोई पेपर बेच रहा है तो कोई ठेले पे समोसे पकौड़ी तल रहा है, कोई चाय बेच रहा है, तो कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं। हर कोई कहीं ना कहीं व्यस्त दिख रहा है दोस्तों आपको। तो ये शहर का जीवन है, शहर में इस तरीके का जीवन चलता है। और शहरों में देख रहे हो दोस्तों जिस तरीके से लोग चाय बना रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं। और यहाँ पे देखो आपको बस स्टैंड भी दिख रहा है और लोग पेपर बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों शहर की आजीविकाओं में आती हैं। इस तरीके से लोग को काम करके अपने आजीविका चलाते हैं दोस्तों। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखो कि इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैं आपको बताया क्या क्या चीज़ें दिख रहा है। आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से ये ऊपर का चित्र है और ये नीचे का चित्र है, किस तरीके से ये अलग होता है। तो बिल्कुल दोस्तों कुछ ना कुछ तो अंतर देखने को मिलेगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है किस तरीके की आजीविकाएँ पाई जाती थी। वहाँ पे लोग खेतों में काम करते थे, उसके बाद दोस्तों मछली पकड़ते थे, मछली को बेचते थे, इस प्रकार का जीवन यापन होता था। अब हम देखेंगे शहरी क्षेत्रों के बारे में, शहरों के बारे में दोस्तों, वहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं। और दोस्तों अभी आपने गांव के बारे में देखा था, भारत में कितने गांव थे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। आप पिछली वीडियो को देखो, उसमें कितने गांव की चर्चा की गई, भारत में कितने गांव हैं। और यहाँ पर चर्चा हो रही है भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर है दोस्तों। तो महानगरों की संख्या 27 है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर के देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर में क्या क्या मुझे जानकारी मिलती है। तो ये देखो, ये ग्रामीण क्षेत्र का चित्र है दोस्तों। अभी इसके पहले जो आपने देखा वो शहरी क्षेत्र का चित्र था। तो सड़कों पर काम करना, तो सड़कों पर आप देखो दोस्तों, आपने देखा भी होगा शहरों में बहुत से लोग सड़कों के किनारे अपना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर देते हैं। तो सड़कों पर काम कैसे करते हैं, क्या क्या काम होता है। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से बाहर निकल गए थे। जैसे ही वह मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल हो रही थी। तो देखो दोस्तों, जैसे उसने घर से सुबह सुबह निकली घूमने के लिए और शहरों के सड़क पर जैसे ही पहुँची, उसने देखा कि चारों तरफ चहल पहल
भरे सब लोग चहल पहल कर रहे थे। सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरों को सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देख सकें कि उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में ही फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीले गुलाब भी खरीदे। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे वालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर दूर था। तो आपने देखा दोस्तों कि जो शहरों में किस तरीके के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। हर कोई अपना अपना काम करना चाहता है और हर कोई, जैसे कि भी आपने यहाँ पे देखा, मैं आपको पढ़ के बताया कि शहर जो होता है कितना बिजी शहर होता है और उसमें हर कोई अपने काम में व्यस्त है। कोई दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। और यहाँ पर कोई अपना दुकान सजा रहा है तो कोई दुकान का सामान सजा रहा है तो कोई जो है दोस्तों अपने दुकान में जो ग्राहक आए हैं उनको सामान देने में व्यस्त है। तो हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है दोस्तों। वो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। जैसे गांव में होता है, गांव में लोग फ्री बैठे रहते हैं और वो एक दूसरे से मतलब रखते हैं। बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बच्चू माझी की जो कहानी दी गई है, बच्चू माझी की कहानी सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बच्चू माझी एक रिक्शे वाला है। अब बच्चू माझी की कहानी जब तक हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तब तक वो नीचे नहीं समझ पाएंगे हम। तो यहाँ पर पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं बच्चू माझी जो एक रिक्शे वाला है उसकी कहानी में क्या निकल कर के आता है। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। तो दोस्तों, बच्चू माझी जो है बिहार के गांव से यहाँ पर शहर में काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आया है। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरा नहीं पड़ता था। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपए तक देता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती क्योंकि जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस समय वो रिक्शा नहीं चला पाता। इस वजह से उसकी कमाई नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्त के साथ किराए के मकान में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो देखो दोस्तों, जो बच्चू जो बिहार का रहने वाला है ये यहाँ पर रिक्शा चलाता है। रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन करता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से बच्चू यहाँ पर रिक्शा चलाता है, प्रतिदिन 200 से 300 रुपये कमा ले रहा है। अगर यही गांव में होता तो इसको इतना काम नहीं मिलता, उतने ग्राहक नहीं मिलते और वहाँ पर इसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती। इसलिए बच्चू माझी यहाँ पर आया और यहाँ पर इसको
आसानी से जो है 200 से 300 रुपये कमा ले रहा है और अपने परिवार के लिए भी कुछ बचाता है और कुछ अपने ऊपर खर्च कर लेता है। ज़रूरत पड़ने पर इसकी बीवी गांव में खेतों में काम कर लेती है। अगर ये भी वहीं पर रहता तो ये खेती में ही काम करता और लगातार इसको काम नहीं मिल पाने की वजह से इसका घर खर्च चलना बड़ा मुश्किल हो जाता दोस्तों। तो देखो शहर में किस तरीके से आदमी अच्छे से अपने आप को पैसा कमाने के लिए मेहनत कर लेता है और गांव में उतने पैसे उसे नहीं मिल पाते हैं। बच्चू माझी शहर क्यों आया था? बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए और पता करिए कि वो अपना काम कैसे करते हैं, तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्यों? दोस्तों इस इमेज को देखो, यहाँ पर एक कमरा है। एक कमरे में बहुत से सामान रखे हुए हैं और ये सामान, अब ये चाहे समझ लो कमरा समझो आप इसको, या समझो एक बाहर कोई देख रेख करने वाला आदमी होगा। यहाँ पे देखो सबके अलग अलग सामान टंगे हुए हैं। यहाँ पे एक ठेला खड़ा हुआ है और बहुत से कुछ साइकिलें भी और ठेले खड़े हुए हैं दोस्तों। और ये लगभग ये ऐसा लग रहा है जैसे सड़क है, सड़क के किनारे ये सारा सामान रखा हुआ है। तो जैसे देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़क पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, और के पास मजबूरी होती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, वो इतना पैसा नहीं कमा पाते जो कामगार होते हैं दिहाड़ी करने वाले, कि वो अच्छे से घर में रह सकें। तो ऐसी जगह रहते हैं जहां कम पैसे में उनकी आजीविका चल सके, कम खर्चे में वो अपना काम कर सके दोस्तों। तो यहाँ बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़क पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। तो ये भी सुना होगा दोस्तों आपने ये सुना होगा कि जो शहरों की दुकानें होती हैं, जो रोड के किनारे दुकानें लगती हैं, वो दुकानें अस्थायी होती हैं। उसके लिए नगर निगम वाले उन्हें बार बार परेशान करते हैं, बार बार हटाते हैं और ये लोग बार बार अपनी दुकान वहीं पर ही लगाना चाहते और इनकी वजह से सड़कें जाम होती हैं और नगर निगम वाले इन्हें बार बार भगाते रहते हैं। लेकिन इनके पास मजबूरी होती है कि इन्हें पैसा कमाने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो वहीं पर ही अपना ठेला लगाते हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे व बक्से पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है या खंभे पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चला लेते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपना दुकान हटाने के लिए कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगहें हैं जहां ठेले वाले को घुसने भी नहीं दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, कई जगह ऐसी भी होती है जहां ठेले वाले को उस गली में या उस मार्केट के अंदर आने नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद सड़क के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। तो देखो, जो काम करते हैं दोस्तों, काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। ये अहमदाबाद के एक सर्वे में निकल के आया है। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचते हैं। तो देखो दोस्तों, भारत जैसे देशों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचते हैं।
अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इन काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको अभी भी सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों के आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए तय कर दिए जाएंगे। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेगी। तो देखो सरकार द्वारा एक कितना अच्छा प्रारूप तैयार किया जा रहा है और कितना अच्छा सुझाव आया है, और जिससे इन कामगारों को या ठेले पे सामान बेचने वालों को हेल्प हो सकेगी दोस्तों, और ये भी अपना जीवन यापन कर सकेंगे। बाज़ार में बात करें तो बाज़ार में कैसे क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या सुविधाएं होती हैं, जैसे अभी हमने सड़कों पर देखा, अब देखते हैं बाज़ार के बारे में। जब हम बाज़ार पहुँचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण यहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखा था, यानी कि उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गए जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर तक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े के एक शोरूम पर गए। जब डॉक्टर के यहाँ से निकले दोस्तों तो ये लोग एक सिले हुए कपड़े के शोरूम पर गए, क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम में 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। तो देखो दोस्तों, अब ये शहर की क्या स्थिति होती है, शहर में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। अब जब आप सड़क के बारे में देख रहे थे तो सड़क में कितनी उलझन भरी ज़िंदगी हुआ करती थी, और जब ये वही बाज़ारों में जा रही हैं, बाज़ार में जो व्यवस्थित हर चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सभी चीज़ें कितनी व्यवस्थित दिख रही हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बड़ी दुकानों की क्या व्यवस्था होती है, बड़ी दुकानों में मुझे किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। हरिप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे इतवार को। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक ये लड़की है और ये बड़ी सी दुकान में है, और बड़ी सी दुकान में किस तरीके से अपने दुकान में रखे सामान को सजा करके रखी है कि दुकान में रखे सामान अच्छे से दिख सके और लोग आकर के इस सामान को पसंद कर सके और अपने आकर्षण का सामान ले सके दोस्तों। तो वहाँ पे देखो दुकानों में किस तरीके से सजा करके रखा जाता है। तो इतवार और त्यौहार के समय में और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना के बारे में देखो, वंदना हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। तो देखो दोस्तों, कैसे इन कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा करके रखा जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि भी आप इमेज में देख रहे थे, जहाँ पर
बर्तन रखे हुए थे, उन बर्तनों को सजा करके रखा हुआ था। तो दोस्तों दुकान में कपड़ों को या अपने सामान को सजा कर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और लोग अपने दुकान में जो उनका सामान होता है उसे अच्छे तरीके से सजा करके रखते हैं ताकि ग्राहक को ये आकर्षित कर सके और ग्राहक इसे देख करके खरीदें। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह पर सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। तो देखो दोस्तों शहरों में किस प्रकार से अपने दुकान का प्रचार करते हैं ताकि वो ग्राहक आ सकें। जैसे अखबारों में इसके प्रचार करते हैं, सिनेमा घरों में करते हैं, टेलीविज़न पर कर रहे हैं, रेडियो पर कर रहे हैं और इन सभी जगह पर विज्ञापन निकलवाते हैं। विज्ञापन के माध्यम से हर व्यक्ति तक इसके बारे में जानकारी पहुंचे ताकि लोगों को पता चले कि इस शोरूम में, इस दुकान पे कितने अच्छे अच्छे सामान आए हैं। तो देखो दोस्तों इस तरीके की व्यवस्था आपको गाँव में देखने को बहुत कम मिलती है, जो ये सारी चीज़ें शहरों में हो रही हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। तो देखो दोस्तों ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुख्य बाज़ार हो गया है। मुख्य बाज़ार में ज़्यादा लोग आते हैं और जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे जो है दोस्तों ख़रीदारी भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अब ख़रीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर इनकम भी अच्छी होगी, इसलिए भी शहर गांव की तुलना में इनकम के मामले में अच्छा होता है। तो मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी खरीद लिया है। हरिप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। वे दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग जो है वहाँ पर अपना सामान खरीदने के लिए आते हैं। तो लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। तो देखो दोस्तों शहरों में जो है नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है दुकान करने के लिए। जैसा यहाँ पे कहा गया है कि ये पक्की दुकानें होती हैं, तो शहरों में जो दुकानें होती हैं वो पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस भी होता है। यानी शहरों में दुकान, अगर आप मकान बनाए हो, मकान में दुकान करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नगर निगम से लाइसेंस बनवाना पड़ता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। तो देखो आपने भी ये देखा होगा कि जो बड़े बड़े मार्केट होते हैं, बड़े बड़े शहरों में जो बाज़ारें होती हैं वो हफ्ते में एक दिन बंद रहती, तो उसको बंद करने का काम कौन करवाता है दोस्तों? ये नगर निगम निश्चित करता है कि दुकानें सप्ताह में किस दिन बंद रहेंगी। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। तो देखो इसके साथ अन्य सारी चीज़ें हैं जिसका लाभ मिल जाता है शहरों में, और ये सभी चीज़ें पास पास में मिल जाती हैं सारी सुविधाएं, और गांव में ये सारी सुविधाएं दोस्तों नहीं मिल पाती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे नगर निगम इनको जो है लाइसेंस देता है पक्की दुकानों को, और अभी आपने जब देखा रोड पर जो दुकानें होती हैं रोड के बारे में, तो उनको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती। इनको रोड पर दुकान लगाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं मिलता है दोस्तों, इसलिए इनको पुलिस जो है बार बार परेशान करती हैं। अब देखते हैं फैक्ट्री में किस तरीके से काम होता है। फैक्ट्री में क्या काम होता है? मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है। वो निर्मला जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई के काम करते हैं।
हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी, हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया, तभी भीड़ में हमारा भुर्ता बन गया। तो देखो दोस्तों, जो शहर की बस होती है उसमें बहुत भीड़ होती है, क्योंकि हर कोई एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहता है और गांव में इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी आपको। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। आह, जान में जान आई। तो देखो दोस्तों, जहाँ पर फैक्ट्री थी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बस से उतरा। इसका कारण ये है कि फैक्ट्री के आसपास लोग ज़्यादा जाना चाहते थे और फैक्ट्री के पास जो बस चल रही थी वहाँ पर लोग उस बस में ज़्यादा ही भीड़ होने के चांसेस होते हैं। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया, यह लेबर चौराहा है। तो लेबर चौराहा दोस्तों शहरों में होता है और इस चौराहे को क्या कहते हैं? लेबर चौराहा कहते हैं। तो लेबर चौराहा क्या होता है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। ये दिहाड़ी का काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ भवन बन रहे होते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं और कुछ ट्रक का सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइनों और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों नियमित मजदूर शहर में हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसे शहरों में ऐसे बहुत से मजदूर हैं जिनको प्रतिदिन काम नहीं मिलता और शहर में लेबर चौराहा होता है जहाँ पर ये लोग आकर के खड़े होते हैं ताकि जिनको ज़रूरत हो वो मुझे लेकर के जाएं और अपना काम करवाएं और इसी तरीके से इन लोगों को दिन का काम भी मिल जाता है। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्ति थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। देखो दोस्तों, फैक्ट्री में किस तरीके का काम हो रहा है और वहाँ पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं और फैक्ट्री में लगातार इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये भी एक संसाधन है कि जहाँ पर लोगों को काम आसानी से मिल जाता है शहरों में, और गाँवों में इस तरीके की फैक्ट्री नहीं होती जिस वजह से लोगों को काम नहीं मिल पाता है। ये देखो दोस्तों, लेबर चौराहे पर लोग बैठे हुए हैं अपने काम के इंतज़ार में। लेबर चौराहे पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतज़ार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं और ये लोग वही हैं दोस्तों जिनके पास प्रतिदिन काम नहीं मिलता और ये लोग यहाँ पर आकर के बैठे रहते हैं ताकि जिसको अपना काम करवाना हो, जिस काम से संबंधित जो होगा वो उनके साथ जा कर के काम करेगा और उसे दिहाड़ी के पैसे मिल पाएंगे। यहाँ आप दोस्तों इमेज में देख सकते हो किस प्रकार फैक्ट्री में लोग काम करते हैं और फैक्ट्री में एक साथ कई सारे लोग काम करते हैं और एक ही लाइन में एक कतार में कई मशीनें होती हैं। तो आप जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हो दोस्तों, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री में काम करने वाली बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी मशीनें हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती हैं और एक साथ बहुत से लोग काम करते हैं। हमने निर्मला को ऐसे ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़े पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में वह काम करती थी वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते थे। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जिस कंपनी में निर्मला काम कर रही है वहाँ पर दूसरे देशों के लिए कपड़े सिले जाते थे और ऐसी कंपनी में निर्मला
काम कर रही है। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता था। अक्सर 9 बजे सुबह काम शुरू करती थी और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता था। तो देखो दोस्तों, बहुत लंबा समय होता था। अक्सर 9 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक दोस्तों 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय होता है। कई बार और देर भी हो जाता था। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती थी। जब काम जल्दी का होता है तो उसे इतवार को भी काम पर जाना पड़ता था। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाए तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आपने गांव के बारे में, गांव के कामों के बारे में, आजीविका के बारे में देखा था कि उनके पास पूरे साल काम नहीं होता है, कुछ महीने उन्हें बैठना पड़ता है। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ शहरों में भी देखने को मिल रही है कि जब लगातार काम नहीं होते हैं तो उस समय भी इनको काम से हटा दिया जाता है, संख्या कम कर दी जाती है। तो ये लोग भी फ्री बैठते हैं दोस्तों, इनके पास भी काम नहीं होता। ऐसी समस्या शहर में भी देखने को मिल रही है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां अस्थायी नहीं होती। तो देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्मला की तरह की नौकरियां अस्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की जिम्मेदारी भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। तो देखो दोस्तों, वो 12 दिन और अलग अलग पालियों में काम करते हैं और वो दोस्तों देखो 12 घंटे तक काम करते हैं। और ये जो एक समय निर्धारित होता है 8 घंटा, तो 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की उन्हें मजदूरी भी अलग से नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से उनके साथ कितना शोषण हो रहा है। शहरों में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और अभी आपने देखा दोस्तों, निर्मला जो काम करती थी उसे 8 घंटे का पैसा 280 रुपये मिलता था। उसके अलावा जो काम करती थी उसे 100 रुपये अलग से मिलता था। तो दोस्तों 8 घंटे एक जो निश्चित काम करने का समय होता है वो 8 घंटे है। ये भी यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर के आता है। अब दफ्तर में देखते हैं दफ्तर में क्या होता है और कैसे होता है। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने के लिए कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट जो है शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेताओं यानी सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती थी जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते थे। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं।
वे उनकी प्रगति रपट तैयार करती हैं और प्रगति रिपोर्ट जो होती है उनकी वो भी देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से ये काम कर रही है एक फैक्ट्री में, उसके लिए यहाँ पे निश्चित तनख्वाह भी मिल रही है और वह बिस्कुट कंपनी की अस्थाई कर्मचारी हैं। तो देखो, तो जैसे अभी आपने देखा वहाँ पर दोस्तों सिलाई मशीन फैक्ट्री में वहाँ अस्थाई कर्मचारी के रूप में रखा गया था और ये यहाँ पर बिस्कुट की कंपनी में अस्थाई कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबी समय तक चलेगी। तो जो दोस्तों अस्थाई कर्मचारी होते हैं उनकी नौकरी लंबे समय तक चलती है, लेकिन जो अस्थाई कर्मचारी होते हैं उनकी नौकरी लंबी नहीं चलती है। अस्थाई कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। तो देखो दोस्तों, जो अस्थाई कर्मचारी होता है उसे क्या क्या फ़ायदा होता है। बुढ़ापे के लिए बचत। तो बुढ़ापे के लिए क्या बचत होता है, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। तो देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जो अस्थाई नौकरी करता है। छुट्टियों में फ़ायदा मिलता है। इतवार और राष्ट्रीय त्यौहार के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन अलग से भी मिल जाते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज का खर्च उठाती है। तो देखो दोस्तों, कितनी सारी सुविधाएं जो हैं जो अस्थाई कर्मचारी होते हैं उनको मिलती है। तो देखो, यहाँ पे महानगरों में एक ऑफिस है दोस्तों। इस ऑफिस में किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं देखते हैं। महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों की खरीदारी करते हैं। बैंक और फ़ोन जैसे सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हालनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, एक बड़ा सा कमरा है। इस बड़े से कमरे में ये चलाया जा रहा है। उनमें अलग अलग खाने बने होते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे होते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियाँ के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी सुविधा यहाँ पर है। अगर तबीयत ख़राब हो जाए, तो ये दोस्तों जो अस्थाई कर्मचारी होते हैं उनके लिए है कि अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के लिए भी छुट्टी मिलती है। ये सारी सुविधाएं उन कर्मचारी को मिलती है जो कर्मचारी अस्थाई काम पर रखे जाते हैं। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभाग में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह नहीं निकाला जाता, यानी कि उन्हें निकाला नहीं जाता है। आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो देखो दोस्तों, क्या क्या चीज़ आपने देखा कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। जितने भी लोग हैं दोस्तों, बहुत अलग अलग तरीके का काम करते हैं और कभी एक दूसरे से मिलते नहीं। तो वो इतने अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं शहर के लोग कि वो एक दूसरे से मिलने का उनके पास मौका ही नहीं होता है, मगर उनका काम उन्हें बांधे रखता है। तो बिल्कुल दोस्तों, उनका काम जो होता है, उनकी जिम्मेदारी जो होती है, उन्हें उनके काम के प्रति जिम्मेदार बनाता है और वो अपने काम में
बंधे रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी चैप्टर हमारा समाप्त होता है। एनसीईआरटी का ये जो 6 क्लास के पॉलिटी सब्जेक्ट थी दोस्तों, उसका ये आखिरी चैप्टर था और ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों एक ये छोटी सी जानकारी है, इसको भी मैं बता दूं। रात्रि विश्राम गृह, जिसे रैन बसेरा कहते हैं, रैन बसेरा के नाम से जाना जाता है, तो ये रात में रहने के लिए बनाए जाते हैं। इसे नगर निगम चलाता है और इसमें 6 रुपये का एक बिस्तर प्रतिदिन किराए देना पड़ता है। तो ये दोस्तों उन व्यक्तियों के लिए होता है जो बाहर से आए हुए होते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर कमरे नहीं होते हैं, वो इस प्रकार के यानी रात्रि विश्राम गृह रैन बसेरा में रह सकते हैं और जिसके लिए 6 रुपये एक बिस्तर का किराया देना पड़ता है और ये नगर निगम द्वारा चलाया जाता है दोस्तों। तो अब ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।